बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एम डटीज का लर्निंग की बिहार से कटक का सलाम। अच्छा, जी नजरीन, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की है, तो इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर किसी के पास कुछ पावर है तो वो एक सिचुएशन पे इनके पास होगा, और दूसरे सिचुएशन में इनके पास जो है वो एक कमजोरी आ जाती है। इसी तरह जो दूसरी चीज है, हो सकता है उनके पास, जो पहले वाले के पास जिनकी ताकत थी, वो दूसरे वालों के पास वो चीज तो नहीं है। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन में इनके पास जो पावर है या जो स्ट्रेंथ है, वो पहले वाले के पास नहीं है। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखें, जो कि हर एक की यूनिक करेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टीज होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट है। तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा भी होता है कि इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिस चीज़ में वो पावरफुल है, तो वहाँ पे उनकी जो है उनकी इतना डिमांड नहीं होता, जब तक वो दूसरी चीज़ों के साथ एक साथ आप इकट्ठे नहीं करते। तो ये जो नजरीन, ये कहानी है कंक्रीट की। तो कंक्रीट में एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, जिसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती है। एक सीमेंट होता है, एक सेंड, और तीसरा जो है इसमें एग्रीगेट है। इन तीनों के अलावा जो इसमें और भी चीज़ें हम डालते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई चीज़ डालते हैं तो इसको हम एडिटिव का नाम देते हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम कोई इसको मिक्सिंग करना है कंक्रीट वगैरह की, तो इन तीनों मटेरियल को हमने अलग करना है। इस दौरान अगर हमने कोई चीज़ इसमें डालनी है, तो इसमें हम इसमें जो केमिकल डाल दे या कोई और चीज़ मटेरियल वगैरह डालते हैं, तो हम टेक्निकल जुबान में एडमिक्सचर बोलते हैं। तो हर अगर सीमेंट हो गया, तो सीमेंट की कुछ खसूसियात है। हो सकता है इनकी कुछ कमजोरी भी हो, जिस तरह हम सेंड वगैरह यूज़ कर रहे हैं। जो सीमेंट की अगर कमजोरी है, हो सकता है वो इनकी ताकत हो या पावर हो इसमें। सिमिलरली इसी तरह जो सेंड की कमजोरी है, हो सकता है वो एग्रीगेट की भी इस तरह पावर हो। तो हर एक के जो है एक परफेक्ट नहीं होते मटेरियल, तो एक दूसरों को ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अल्लाह ताला ने साथ साथ ये भी हुक्म दिया है कि अगर तुम आपस में इत्तेहाद में रहोगे, यूनिट रहोगे, तो आपको अंदर मजबूती आएंगी। तो मेरे ख्याल में अगर हम वैसे देखें कंक्रीट वगैरह की, अगर हम एग्रीगेट वगैरह की बात कर ले, तो जो सबसे कमज़ोर से कमज़ोर एग्रीगेट भी हो, उनकी जो है तकरीबन 4,000 PSI से स्ट्रेंथ कम नहीं होता। लेकिन इसको अगर हम बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ कर लें, तो इनकी जो वर्केबिलिटी अगर आप समझ लें तो बड़ी मुश्किल होती है। तो लिहाजा इन तीनों को आपस में अगर हम कंबाइन करने की इनकी ज़रूरत होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि इनकी अगर कहीं इसके ऊपर कोई आजमाइश आ जाती है, तो दोनों का अगर हम एक साथ कर ले, तो वो एक बेहतर तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह के हम अभी थोड़ा जो जो सीमेंट का कितना रोल है, क्या क्या पावर है, क्या क्या एप्लीकेशन है, सेंट का कितने एप्लीकेशन है, एग्रीगेट का क्या रोल होगा, इसको हम वन बाई वन फॉलो कर लेते हैं। चले चलते हैं इनको थोड़ा एक्सप्लोर कर। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है, वो बेसिकली रोल ऑफ सीमेंट कंपोनेंट एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर बिल्डिंग का। अच्छा, आज जो हम सीमेंट जो कि एक कंपोनेंट है कंक्रीट स्ट्रक्चर का, और उनकी जो रोल है या इम्पोर्टेंस है या जो भी आप समझे, इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जो पहला इनका जो रोल है, वो है एक्ट एज अ बाइंडर। जैसे हम सबको मालूम है, तो कंक्रीट है वो तीन चीजों से बना हुआ है, जिसमें सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट है। इसमें जो
सेंड है वो भी हमारे पास जो है वो इनेट मटेरियल है, मतलब इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी वगैरह है इसमें नहीं है। सिमिलरली जो एग्रीगेट है तीसरा कंपोनेंट, वो भी ऐसा ही है कि इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। तो जो इन तीन चीजों को अगर हम कंक्रीट की शक्ल में अगर हमने प्रोडक्ट बनाना है तो इनके लिए एक बाइंडर की जरूरत होती है। बाइंडर का मतलब ये है कि ये कि जो दो चीजें हैं इनको आपस में यूनाइटेड रखे, कंट्रोल में रखे। तो हमारे पास सेमेट है वो बेसिकली एक्ट एज अ बाइंडर जो है हमारे पास रोल है, जो सबसे पहला रोल है। क्योंकि इसमें केमिकल जब हम वाटर वगैरह डालते हैं तो इसमें वाटर और सीमेंट का आपस में रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हम टेक्निकल जुबान में अगर मैं आपको समझा सकूं तो इसको हम हाइड्रेशन बोल देते हैं। हाइड्रेशन वगैरह इनकी डिफरेंट जो केमिकल चेंजेस वगैरह डिफरेंट प्रोडक्ट वगैरह बन जाते हैं टाइम के साथ साथ। तो इनमें जो हार्डन प्रॉपर्टीज है या जो बाइंडर प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ साथ ये डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, जो दूसरा है हमारे पास वो है प्रोवाइड स्ट्रेंथ। The hydrated cement paste gives concrete its compressive strength. Higher cement content generally increase strength up to an optimum limit. अच्छा, जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लेता है। क्योंकि आमतौर पर जो हम तीन चीजों मिक्स कर लेते हैं कि अगर हम कंक्रीट को अकेला ले लें तो अगर कंक्रीट को जितना भी आप छोटे पीस में इसको क्रश कर ले, फिर भी इसमें इतना स्ट्रेंथ वगैरह आप नहीं आ सकते। इसमें अगर हम एक साथ भी मिला लें तो इसमें ये होता है कि इसमें वाइड वगैरह आ जाते हैं। जहां पे वाइड आ जाते हैं तो इसमें जाहिर बात है इसमें वो स्ट्रेंथ वगैरह वो ताकत वगैरह नहीं होती इसमें, जो वैक्यूम वगैरह रह जाता है। अच्छा, तो इस चीज को फिल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें सिंग वगैरह डाल लेते हैं कि जो एग्रीगेट के जो पार्टिकल है या जो एग्रीगेट क्रश एग्रीगेट है इसके दरमियान जो मैक्सिमम वैक्यूम में वो फिल्म वगैरह इनको फिल कर लेते हैं। अच्छा, फिल्म भी ऐसा है, फिल्म भी बिल्कुल आप 100% नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल जो है वो परमेबिलिटी नहीं है, इसके अंदर भी स्पेस वगैरह आ जाते हैं। तो इन जो सेम के अंदर स्पेस है इनको कवर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें सीमेंट वगैरह डाल देते हैं। क्योंकि सीमेंट की जो एक प्रॉपर्टीज आप ऊपर वाले प्रॉपर्टी बाइंडर वगैरह, तो इन जो दो चीजें हैं ये आपस में बाइंड रखते हैं, एग्रीगेट और फिल्म इनके दरमियान में आ जाता है। तो जो एक एक ऐसा समझ लो एक स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड देता है इनको अप टू मैक्सिमम ऑप्टिमम लिमिट तक। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप जितना आप सीमेंट इंक्रीज करोगे तो इनकी जो स्ट्रेंथ वगैरह वो इंक्रीज होंगी एक हाफ लिमिट तक। अगर इस हाफ लिमिट से अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसमें और बहुत सारे इश्यूज वगैरह आ जाते हैं जो कि हमें डिजायरेबल नहीं होती डिजाइन में। अच्छा, ये दूसरा हो गया। जो तीसरा हमारे पास है वो है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी को अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं, वो ये है कि कितनी आसानी के साथ हम इसको प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एग्रीगेट और सेम को मिला लें तो हम इसका बीम वगैरह कास्टिंग कर ले तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्लास्टिसिटी वगैरह नहीं है। आपस में इनका जो बाइंडिंग है आपस में एक शेप दे सकते हैं, वो चीज नहीं है। तो इस शेप को देने के लिए हम प्रॉपर तरीके से एक बाउंड तरीके से हम इसको मिक्स कर लें। तो किसी बाउंड तरीके से जो हमें रिक्वायर्ड है कि हमने इसकी स्लेब बनानी है, कॉलम बनाना है या बीम वगैरह बनाना है, उसी हिसाब से हम इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर ले। तो ये जो इसमें आप ऐसे समझ लो वर्केबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है, वो सीमेंट की वजह से ही आता है। जो हमारे पास छोटा है वो कंट्रोल ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी को गुड क्वालिटी सीमेंट हेल्प्स रिजिस्ट। इसमें जो गुड अगर अपने अच्छे क्वालिटी की सीमेंट वगैरह है तो इसमें जो चार प्रॉपर्टी ऐसे समझ लो ड्यूरेबिलिटी की, उनको काफी हद तक उनको कम कर सकता है। जिसमें जो पहला वाला है वो केमिकल अटैक है, दूसरा जो है वेदरिंग है, तीसरा जो है वाटर पिरिटेशन, और चौथा जो है वो सल्फेट एंड क्लोराइड है। अच्छा, केमिकल अटैक में अगर आप थोड़ा ऐसे समझ लो थोड़ा सा फ्लेवर दे दूं, वो ये है कि जो हमारे पास आम कंक्रीट है वो है अल्कलाइन नेचर का। अल्कलाइन नेचर का ये भी एक नेचुरल एक अच्छी प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की, एक अल्लाह ताला ने
इन दो जो कंक्रीट मटेरियल तीनों को हमने मिलाया है, इनको एक नेचुरल प्रोटेक्शन भी है, तो इनके अंदर स्टील वगैरह है कोरोजन से बचाने के लिए, एक अल्कलाइन नेचर वगैरह पैदा किया है। तो जाहिर बात है जब एक अल्कलाइन नेचर है तो इसमें जो केमिकल अटैक है, केमिकल अटैक से हमारा मराज ये है कि इसमें जो एसिड वगैरह अगर कोई वगैरह केमिकल आ जाते हैं तो उनका अटैक जो है वो इनके ऊपर बड़ा सीवियर होता है। अच्छा, आमतौर पर जो इसकी चेंजेस जब केमिकल अटैक जो है उसकी हम अगर स्टडी कर ले तो बेसिकली इनमें जो हाइड्रेटेड कंक्रीट के अंदर जो हाइड्रेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उन्हीं के ऊपर इनका असर ज्यादा होता है, क्योंकि इनके साथ उनकी रिएक्शन हो जाती है। अच्छा, तो इसमें जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट या प्रोडक्ट समझ लो या आउटपुट प्रोडक्ट समझ लो, वो कुछ बन जाते हैं। अच्छा, उसमें फिर दो किस्म की चीजें आ जाती है, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल नहीं होते, और वो वहां पे रह जाते हैं। अच्छा, रह जाते तो इसकी दूसरा नुकसान ये है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर इनको और भी जो एसिड वगैरह है अगर मिल गया तो कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम जो सिलिकेट है उनके साथ उनका रिएक्शन हो जाता है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, जब उनके साथ रिएक्शन हो जाता है ट्राई कैल्शियम हाइड्रेट के साथ, तो जो इसके रिजल्ट में जो चीज बन जाती है प्रोडक्ट, वो जेल की शक्ल में, सिलिका जेल की शक्ल में होता है। और जो सिलिका जेल है इनका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है। जाहिर बात है अगर किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर ये रिएक्शन हो और इसमें वॉल्यूम चेंजेस हो, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तो इसमें जो हमारे पास बीम है कंक्रीट वगैरह इनके ऊपर जो रेडियल जो है इसके ऊपर स्ट्रेस वगैरह जिसमें टेंशन वगैरह क्रिएट कर देता है। तो जो टेंशन की वजह से इसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं और ये ड्यूरेबिलिटी वगैरह इसमें प्रॉब्लम वगैरह इसमें आ जाते हैं। जब एक दफा क्रैक्स आ जाए तो और भी बहुत सारे जो एक्सटर्नल एजेंट है वो अंदर चले जाते हैं, तो उनकी डिफरेंट रिएक्शन होती है, तो आखिर में जो रिजल्ट होता है वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये तो शॉर्टकट हो गया। जब इसमें दूसरा वाला है विदरिंग, विदरिंग वाला अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो ये केमिकल से ज्यादा एक फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि जो भी हमारे पास जो मेरीन स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो समंदर के किनारे वगैरह बने हुए वहां पे जो हवा वगैरह चलती है या जो जमीन की जो सिचुएशन होती है वहां पे फाउंडेशन में, उनमें जो है ये साल्ट वगैरह ज्यादा होता है। और साल्ट वगैरह में अगर थोड़ा बहुत इसमें नमी वगैरह भी आ जाती है तो इसमें मिक्स हो जाता है, तो ये ऊपर जो कैपिलरी एक्शन है उसी के थ्रू जो है वो पानी वगैरह ऊपर आ जाता है। जब ऊपर आ जाता है तो इसमें डिफरेंट दिन के टाइम पे जो थर्मल चेंजेस होती है, अगर टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है तो इसमें ये होता है कि जो साल्ट वगैरह सॉल्युबल साल्ट होता है इसमें वाटर जो है वो एवापोरेट कर देते हैं, और जो इनका जो साल्ट के पार्टिकल है वो आहिस्ता वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह ये जो सर्कल चलता रहता है कि दिन को इनकी ऑपरेशन हो जाती है, रात को फिर नमी आ जाती है, फिर नया साल्ट वगैरह आ जाती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी एक चीज लेयर जमा हो जाती है, लेयर ज्यादा हो जाती है तो जाहिर बात है इसमें क्रिस्टलाइन जो व्हाइट चीज हमें नजर आ जाती है अक्सर जगहों पे, तो वो आ जाती है। तो व्हाइट चीज आ जाती है तो इसमें दो जो प्रोसेस होते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, होता है थर्मल चेंज, दूसरा जो है ह्यूमिडिटी वगैरह। रात के टाइम पे ये होता है कि ह्यूमिडिटी वगैरह बढ़ जाती है, नमी वगैरह बढ़ जाती है, तो इसमें जो नमी वगैरह आ जाती है उनमें एक्सपेंशन आ जाता है। अच्छा, दिन के टाइम पे फिर वही जो वगैरह टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है तो इसमें वाटर चला जाता है। तो इनका ये ऐसे समझ लो कि एक साइकिल चलता है कि रात को दिन में एक्सपेंशन आ जाती है, दिन को कंट्रेक्शन आ जाती है। तो जब ये साइकिल बार बार रिपीट हो जाता है और ह्यूमिडिटी वगैरह का अगर बढ़ जाता है तो इसमें ये होता है जो इनकी सरफेस कंक्रीट वगैरह है वो डैमेज हो जाता है। जो अक्सर आप लोगों ने देसी जुबान में अक्सर लोग बोलते हैं कि कंक्रीट को जो है वो कैंसर लग गया है। तो बस ये वही एक कैंसर जो है इसको विदरिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, इनका जो ये बेसिकली ये इश्यूज जो है ये जो मेरीन स्ट्रक्चर है उनके साथ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आप जहाँ तक मैं कराची की बात कर लूँ, जो मेन सीवी रोड है इसके ऊपर आप जब बेंगलोर वगैरह बने हुए साइड पे, इसमें भी ये चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नमी वगैरह में इसमें जो साल्ट वगैरह का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो वो आ जाता है। यही जो वेदरिंग वाला मैं बता रहा हूँ कि इसमें
अल्टरनेट कंट्रेक्शन एक्सपेंशन वगैरह आ जाती है, साल्ट वगैरह जमा हो जाते हैं, तो आखिर में इनकी जो कंक्रीट सरफेस कंक्रीट है वो डैमेज कर देता है। तो ये दूसरा जो इनका इम्पैक्ट है कंट्रोल का, कंट्रोल ड्यूरेबिलिटी का, तो सीमेंट का इसमें बड़ा रोल है। अच्छा, जो तीसरा है वाटर पेनिट्रेशन। वाटर पेनिट्रेशन ये है कि अगर प्रॉपर तरीके से कि हम जो हमारे पास क्रश एग्रीगेट है, इनके अंदर जो स्पेस वगैरह है इनको फिल करने के लिए हम सेंड वगैरह डालते हैं। तो अगर जो सेंड के दरमियान जो स्पेस है वो इसमें फिल करने के लिए सीमेंट वगैरह डाल देते हैं। अगर हम अच्छी तरह इनकी मिक्सिंग करवा दे तो इसमें हम वाटर पेनिट्रेशन के जो परमेबिलिटी इशू है काफी हद तक हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बराबर तरीके से मिक्स कर ले तो इनकी जो सरफेस बाउंड है सीमेंट और सेंड के दरमियान या एग्रीगेट के दरमियान वो प्रॉपर तरीके से आ जाता है। जब प्रॉपर तरीके से आ जाता है तो इसमें जाहिर बात है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, तो इसमें आसानी से इसमें पेनिट्रेशन वगैरह नहीं हो सकती। अच्छा, जो हमारे पास तीसरा वाला है वो बेसिकली हमारे पास वो है सल्फेट एंड क्लोराइड का। सल्फेट क्लोराइड ये है कि जो हमारे पास हाइड्रेटेड कंक्रीट है इनकी रिएक्शन कर लेते हैं। जो हमारे पास सल्फेट आयंस हैं या जो सल्फेट आयन से अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो ये बेसिकली साल्ट ही है। तो इन दो के दरमियान जो हाइड्रेटेड पोर्टलैंड सीमेंट है और जो इसके अंदर साल्ट की क्वांटिटी मौजूद है, इनके दरमियान जो है वो एक रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, रिएक्शन जो है वो डिफरेंट चीजों पे डिपेंड कर देता है। जो रिएक्शन है वो जो हमारे पास कंक्रीट की कंपोजिशन है उनके ऊपर भी डिपेंड कर लेते हैं कि उनकी कंपोजिशन कैसे है, और दूसरी तरफ जो हमारे पास अवेलेबल साल्ट है तो उनकी नेचर के ऊपर भी काफी हद तक इनका डिपेंड होता है। इसमें मेन अगर मैं साल्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट वगैरह है, इनकी रिएक्शन हो जाती है। जब रिएक्शन के नतीजे में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं जिनकी जो है वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है। जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है तो इनमें जो इंटरनल स्ट्रेस वगैरह क्रिएट कर देते हैं, तो इसी इंटरनल स्ट्रेस की वजह से इसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सल्फेट एंड क्लोराइड का। अच्छा, जो पांचवा है वो इफेक्ट सेटिंग टाइम। अच्छा, जो सीमेंट है कि वो सेटिंग टाइम के ऊपर भी इनका सीमेंट का बड़ा इम्पेक्ट होता है, क्योंकि सेटिंग टाइम जो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं कि जगह पे हमें जल्दी जो है वो स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, तो वहां पे हम ऐसे सीमेंट यूज कर लेते हैं जिनका सेटिंग टाइम कम हो, तो इसमें जल्दी हार्डनेस वगैरह आ जाता है। और कुछ जगहों पे ऐसा भी हो जाता है कि हमें थोड़ा डिले होना चाहिए, हम वहां पे ऐसे सीमेंट यूज कर लेते हैं कि वहां पे जो इनका स्ट्रेंथ वगैरह हो वो ट्रू तरीके से वो डेवलप हो जाए। मतलब रिटार्डर और एक्सेलरेटर की बात होता है, ताकि अगर एक सिचुएशन तो ये आ जाता है कि जहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का जो बेचिंग प्लांट होता है वो काफी दूर हो जाता है, तो इसमें ये इशू आ जाता है कि इसमें टाइम वगैरह जो इनका इनिशियल सेटिंग टाइम है इसको बढ़ाने के लिए हम कुछ इनका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो एक्सेलरेटर या रिटार्डर वगैरह डाल सकते हैं। तो ये पांचवा इनका जो रोल है वो ये है। इसके अलावा जो चौथा रोल है वो वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी को अगर हम स्टडी कर ले तो तीन बेसिक कंडीशन होती है। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, दूसरा जो है एनवायरमेंटल कंडीशन, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अच्छा, वर्सेटिलिटी ये है कि हम जो सीमेंट वगैरह है इसको हम डिफरेंट फॉर्म में हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि कुछ जगहों पे हमें बिल्कुल नॉर्मल ओपीसी चाहिए, और कुछ जगहों पे जहाँ पे अगर मेरी स्ट्रक्चर है इसमें सल्फेट रेजिस्टेंट वाला सीमेंट चाहिए। अगर कुछ जगह पे वाटर के अंदर हमने कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाना है तो हमें जल्दी स्ट्रेंथ वाला चाहिए। अगर हमने डैम वगैरह बनाना है वहाँ पे मासिव कंक्रीट स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह वो इश्यूज आ जाता है, तो इसमें हम लो हीट सीमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं। मतलब इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी का मतलब यह है कि हम सिचुएशन के हिसाब से इनको चेंज करवा सकते हैं। तो जो सातवां इनका रोल है वो इकोनॉमिक रोल है। इकोनॉमिक रोल ये है कि कंक्रीट जो सीमेंट है वो तकरीबन हर जगह हमारे पास अवेलेबल है। अक्सर जगहों पे ऐसा नहीं है कि किसी एक कोने में ये अवेलेबल है दूसरे कोने में नहीं है। तकरीबन हर जो पूरा जियोग्राफिक अगर आप इनका स्टडी कर ले तो हर जगह पे इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो कम है। मतलब वहाँ पे लोकली इनको मैन्युफैक्चरिंग या ऐसे प्रोडक्शन वगैरह होती है इसमें। तो ये इकोनॉमिक रूल ये है कि हर जगह पे अवेलेबल है। अठवा जो रूल है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आमतौर पर हम अभी देखते हैं
पुराने जमाने की बिल्डिंग थे, बड़े बड़े, उसमें जो दीवार वगैरह बने होते थे बड़े मोटे मोटे, इसमें जो है आप हाई राइज बिल्डिंग वगैरह जो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डेड लोड वगैरह जो इनका बढ़ जाता है। तो सीमेंट का ये भी है, यही बड़ा एक इम्पोर्टेंस है कि जो एक सीमेंट बेस्ड मटेरियल है वो हमने बिल्डिंग भी, हम हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं, ब्रिजेस भी बना सकते हैं, रोड भी हम इनका जो आप क्या नाम है आपका, जो पेमेंट वगैरह है वो भी इनका बना सकते हैं, डैम भी बना सकते हैं, वाटर कैनाल, कोस्टल स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल फैसिलिटी वगैरह, ये सारी चीजें वगैरह करवा सकते हैं। अच्छा, जो पांचवा है इफेक्ट सेटिंग टाइम, सीमेंट डिटरमाइन हाउ क्विकली कंक्रीट सेट एंड हार्ड। तो सिटिंग टाइम जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि सिटिंग टाइम जो है हम अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी सकते हैं, जहाँ पे हमारी जरूरत होती है कि सिटिंग टाइम जो है जल्दी होना चाहिए तो हम कम भी कर सकते हैं। अगर कुछ जगह पे हमें जरूरत होती है कि नहीं अभी थोड़ा हम प्लेसमेंट थोड़ा मसला है, या इनका जो डिस्टेंस है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो हमें थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन टोटल 9 जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो हमने बयान कर दी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है परसेंटेज के सीमेंट की जो क्वांटिटी है, वो कंक्रीट क्या है, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर वगैरह बना लेते वो कितनी होती है वैसे अप्रोक्सीमेटली, आमतौर पर मिक्सिंग कर लेते या बाई वॉल्यूम कर लेते या बाई वेट कर लेते हैं। अच्छा, बाई वेट जो सीमेंट की परसेंटेज है कंक्रीट में वो 10 to 15% है टोटल कंक्रीट की, जितनी भी सेफ्टी आप कंक्रीट करना है उसका 10 to 15%। अगर हम बायो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो जो टोटल वॉल्यूम है हमारे पास कंक्रीट की वो 7 to 12% हमारे पास आ जाता है। लेकिन बाद बात हम जो एक स्पेशल कंक्रीट वगैरह बना लेते हैं, मिक्स डिजाइन कर लेते हैं हम अपने हिसाब से, जो एक टारगेट स्ट्रेंथ है इन्हें को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट चीजें डाल देते हैं, तो वो उसी बेस पे हम थोड़ा अलग भी हम इसको कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं जो भी चीज डिस्कस करूंगा इनको बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के रेफरेंस से मैं जितना हो सके मैं इंशाल्लाह कि आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, जो सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिल्डिंग कोड, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन फॉर लो कास्ट अफोर्डेबल यूनिट 2021। अच्छा, ये एक बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और पाकिस्तान स्टेट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग के ताउन से ये हमने फॉर्मुलेट किया हुआ है, और ये आप लोगों को बड़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये जो है मैं इजीली अवेलेबल है, आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल सकती है। तो हर जो साइट पे काम कर रहा है या जो इंजीनियर है इनको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा बिल्डिंग कोड है इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, या कौन कौन सी गाइडलाइन दी है कि सीमेंट की क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, कैसे को हैंडल करने, कैसे इसको टेस्टिंग वगैरह कैसे करें। तो ये इनकी गाइडलाइन है, ये आप कर सकते हैं। अभी ये तो 2021 वर्जन है, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे लगता है कि ये रिविजन हो चुका होगा, नया वर्जन आ गया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा माइनर चेंजेस हो जाती है, जो चेंजेस कर लेते हैं वो भी आपको मेंशन चाहिए। जो आपको कुछ चीजें हैं जो मैंने इनसे ली है, जो जैसे कोड मैंने बता दिया, इनमें से मैंने ये चीजें ली है जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जो इसमें डिफरेंट सेक्शन होता है जो कोड मैंने बता दिया, इसमें जो चीज इस सिविल के हवाले से है वो सेक्शन 3 में है, जिसका टाइटल है प्लेन एंड रिइंफोर्स कंक्रीट। और जो ये स्पेसिफिक क्लास है जो सिविल के हवाले से वो क्लास 3.4.2 का जो पेज नंबर है वो 13 to 14 है। अच्छा, ये डिफरेंट इसमें क्लास वगैरह दिए हुए, मैं थोड़ा कुछ को आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जो पहला वाला है इसमें ए नंबर पे वो द सीमेंट शेल बी फ्रेश एंड ऑफ अप्रूव्ड ओरिजिन एंड अप्रूव्ड ब्रांड मैन्युफैक्चर। अच्छा, अप्रूव होना चाहिए जो ब्रांड वगैरह है पहले से। ऑल सीमेंट फॉर वर्क अबव ग्राउंड शेल बी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अच्छा, जो हम ग्राउंड लेवल से ऊपर जितनी भी सीमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं वो ओपीसी है, आर रैपिड हार्डनिंग और पोर्टलैंड सीमेंट एंड शेल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ पीएस 3232।
अच्छा, जो स्टैंडर्ड वगैरह दिया हुआ है पाकिस्तान स्टैंडर्ड, ये इसी को कंप्लाइंट करेगा। जो ग्राउंड लेवल से ऊपर है, रैपिड हार्डनिंग या पोर्टलेट सीमेंट वगैरह हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा उसमें जो दूसरे सीमेंट वगैरह, इसको भी हम इंशाल्लाह की डिटेल से कर लेंगे, या आप पढ़ भी सकते हैं इस पे जो स्टैंडर्ड वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे है कि ऑल सीमेंट शिल बी ऑफ ब्रांड अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। In addition, all cement used in the work shall be low alkali cement containing less than 0.6% acid soluble alkali when tested in accordance with the STF standard। अच्छा, ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि अगर हम जो सीमेंट आप यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिक ब्रांड का होना चाहिए, इंजीनियर का अप्रूव होना चाहिए। एडिशनल अगर आप सीमेंट वगैरह कोई टेस्ट वगैरह करवाना है तो इसमें जो अल्कली का है या जो मैग्नीशियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड की क्वांटिटी वो 0.6% से कम होना चाहिए। अच्छा, जो सी नंबर पे है, एयर सीमेंट शिल बी डिलीवर इन मैन्युफैक्चरर सील ब्रांडेड बैग आर देयर आर ईच कंसाइनमेंट accompanied by the manufacturer test certificate। अच्छा, जो सीमेंट वगैरह जो डिलीवर होता है इसके साथ मैन्युफैक्चर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डैमेज बैग आर बैरल एंड एनी सीमेंट द इंजीनियर कंसिडर अनसेटिस्फैक्टरी शिल बी रिजेक्टेड। अगर इंजीनियर को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं। ईच बैग शिल बी यूज्ड ऑन द डे ऑफ ओपनिंग, बैग ओपन ऑन द प्रीवियस डे शिल बी रिजेक्टेड। मतलब जिस दिन आप यूज कर रहेंगे सीमेंट वगैरह, अगर आज आपने कंक्रीटिंग करनी तो आज अपने बैग वगैरह जितनी भी आपने सीमेंट वगैरह यूज करना है तो आज के दिन ही खोलना है। ये नहीं है कि 5 दिन पहले आपने एक सीमेंट वगैरह या बोरी वगैरह कोई भी आप उसी को यूज कर रहे हैं, ये गलत है। इस तरह जो डी नंबर पे सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलेट सीमेंट, वो भी जो उसने टाइप वगैरह दिया, ये इंशाल्लाह के हम डिस्कस कर लेंगे। तो जो ई नंबर पे है ओनली वन ब्रांड ऑफ सीमेंट शिल बी यूज्ड। अच्छा, जो स्पेसिफिक अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपने करना हो तो प्रोजेक्ट के लिए एक ब्रांड को आपने रिकमेंड करना। ऐसा नहीं होता कि एक में आप फाल्कन यूज कर ले, दूसरे में आप डीजी खान का या तीसरे में आप लकी का यूज कर ले। ऐसा बिल्कुल भी गलत है। अच्छा, जो इस नंबर पे आर्टिफिशियल लिक्विड स्टोर इन सुटेबल वेदर प्रूफ बिल्डिंग आर, और ये भी है जो उनकी स्टोर का जो मैकेनिज्म है वो भी अच्छी होना चाहिए। द बिल्डिंग शेल बी पेंटेड लाइट कलर, baggage cement is to be stored up the ground and shall be used up in order in which it is delivered to site। अच्छा, इनको तो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि इनको पानी वगैरह न लगे। अच्छा, जो डी नंबर पे है डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट शेल बी स्टोर इन सेपरेट एरिया। सीमेंट टेम्परेचर शेल नॉट एक्सीड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। चाहिए जो डिफरेंट ग्रेड किया जाते हैं, अगर आपने डिफरेंट जो टाइप है वो अलग मंगाए तो हर एक को मिक्स नहीं करना, अलग अलग रखना है, आपने संभाल के रखना है। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहिए हमारे पास कुछ ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं इनकी, जो सिक्स नंबर पे अगर हम इसको रीड कर ले, इफ सीमेंट हैज बीन हेल्ड इन स्टोर फॉर 3 मंथ और मोर इट शुड बी टेस्टेड टू सैटिस्फाई द रिलेवेंट एसटीएम स्टैंडर्ड। अच्छा, जो सीमेंट वगैरह हम यूज कर रहे हैं अगर 3 महीने से ज्यादा वो स्टोर में रखा गया है तो इसको सेवन करने से पहले जो है उनका टेस्ट होना चाहिए। नो सीमेंट शैल बी यूज्ड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग डेट, और मैन्युफैक्चरिंग डेट पे होना चाहिए। इनके ऊपर जो भी कंसाइनमेंट आ रही है इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और 6 महीने से ज्यादा जो अगर टाइम गुजरा है तो इनको बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो आई इस पे है वो है ईच कंसाइनमेंट ऑफ सीमेंट डिलीवर टू साइट मस्ट बी accompanied by certificate showing the place and date of manufacture and result of standard test carried out on the bulk supply from which the cement was obtained। जहाँ से भी आपको सीमेंट वगैरह डिलीवर हो रहा है तो उनके पास जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है उनका जो टेस्ट रिपोर्ट है लिखा वो भी जरूरी है। Notwithstanding the above requirement and test, the engineer may reject anything which is an opinion is unsatisfactory for any reason whatever। अच्छा, इसके अलावा जो भी चीजें वगैरह जो इसमें टेस्ट वगैरह के अगर कोई इंजीनियर वगैरह रिजेक्ट कर लेता है तो उनको टेस्ट बेस पे होना चाहिए। अच्छा, जो के में उसमें उसने चीजें दी है फ्लाई में भी यूज इन अकॉर्डिंग विद एफसीआई। अच्छा, ये जो है हमारे पास एक अल्टरनेटिव चीज के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड भी इसमें मेंशन है तो इंशाल्लाह इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो आई नंबर पे ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। अच्छा, ये भी एक सीमेंट है, इसको पार्शियल हम पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं, इनका भी एक्सटेंट वगैरह है तो ये भी आप
पढ़ ले, क्रिटिकल वगैरह पढ़ सकते हैं। The cementitious material used for mass concrete application should be covered with ACI। तो जो हमने मास कंक्रीटिंग करनी है जहाँ पे डैम वगैरह है, तो इसमें अगर हमने सीमेंट वगैरह सीमेंटेशन मटेरियल यूज करते हैं, इसको ACI 301 जो गाइडलाइन है, कमेटी है इनका, उनको भी आपने कंप्लाइज करना है। चाहिए मुख्तलिफ है, ये तो मैं थोड़ा शॉर्टकट से आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको खुद भी एक्सप्लोर कर लें। बाकी जो ऊपर मैंने चीजें बताई, फ्लाई एश और ग्राउंड ग्लैम्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, तो इनको भी मैं इंशाल्लाह के टाइम के साथ इनको अलग इनके ऊपर थोड़ा एक अलग लेक्चर देंगे, डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, आगे का हम जो एक कुछ और चीजें भी है इनकी कंटिन्यूटी में। अच्छा, जो इन नंबर पे है, सीमेंट शिल बी यूज्ड इन सीक्वेंस रिसिप्ट ऑफ सीमेंट। अच्छा, जो आप सीमेंट वगैरह आपके पास आ रहे हैं, तो आपने इसी हिसाब से यूज करना है। ऐसा नहीं है कि पुराने वाले सीमेंट आप रख दे और नए वाले जो आ जाते हैं वो आप यूज कर ले, या जैसे जो साइट इंटीरियर वगैरह उनकी गाइडलाइन होती है, जो उसी के हिसाब से आपने चलना है। और उतना आपने सीमेंट वगैरह साइट के ऊपर रखना है जितना आप जो रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं हो कि आप ज्यादा रखो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कम रखो। अच्छा, जो वो नंबर पे है, सीमेंट रिक्लेम फ्रॉम क्लीनिंग ऑफ बेग और फ्रॉम लीकी कंटेनर शेल नॉट बी यूज। अच्छा, जो सीमेंट वगैरह कुछ लीक हो जाता है या कुछ और इसमें चीजें वगैरह नमी वगैरह आ जाती है, उसको यूज नहीं कर सकते। जो पी नंबर पे है, कंट्रेक्टर शेल प्रोवाइड एन इरेक्ट at his own cost in a suitable place, dry, well ventilated and waterproof shed, sufficient capacity to store the cement। चाहिए भी इनकी कंट्रेक्टर के लिए साइट वगैरह पे इसको भी आप जितनी भी जो नीचे वाला है वो आप बिल्कुल आप वन बाई वन आप कर सकते हैं। जो अगर इसमें मैं जरूरी वाली चीज बोलूँ, द मिक्सिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट टाइप्स विल नॉट बी परमिटेड। जैसे पहले भी मैंने बोला कि वो कि एक ही ब्रांड के ना डिफरेंट ब्रांड के सीमेंट को आप एक जगह पे स्टेक नहीं करा सकते। तो जो इस नंबर पे है वो एनी सीमेंट एक lump shall be considered as certificate not be allowed to be used। अच्छा, जो कुछ चीज जैसे जो टाइम ज्यादा गुजर जाते हैं, आप बैग को खोल देते हैं, इसमें लम्स वगैरह बन जाते हैं, तो उनको बिल्कुल भी यूज नहीं होना चाहिए साइड पे। जो टी सेक्शन टी इसमें है, क्लास में है, वो स्टेकिंग ऑफ सीमेंट बैग शुड नॉट बी ऑफ नॉट मोर देन 10 बैग इन हाइट। अच्छा, जो हम स्टोर कर लेते हैं तो 10 बैग से ऊपर हाइट में नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह उनके भी काफी जो है आप का ख्याल रखें, ताकि वेंटिलेशन भी हो, मीन के ऊपर भी हो। मेरे ख्याल में आप खुद भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। मैं भी आपको डिटेल से ये जो सेक्शन वगैरह है वो आपने बता दिए। बाकी जो भी अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है, तो आप बिल्कुल आप इनको डिटेल से स्टडी कर लें। तो इसके साथ मैं आज का तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो वाइंड अप कर लेता हूँ। जी नाजरीन, आज का जो हमारा डिस्कशन था, रोल ऑफ सीमेंट इन एनी बिल्डिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर, इसको मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। बेसिकली आज जो हमने तकरीबन इनकी 8 जो प्रॉपर्टीज है वो हमने डिस्कस किए हैं। कि जो सबसे पहले वाला है वो एक ऐसा बाइंडर, क्योंकि जो हमारे पास दो बाकी मटेरियल है, सैंड और एग्रीगेट है, वो इनट है, इनकी आपस में जो कोहेसिव फोर्स वगैरह उसमें नहीं है। तो इन दो चीज़ों को मिलाने के लिए जो एक बाइंडर यूज होता है, वो बेसिकली हमारे पास सीमेंट ही रोल अदा करता है। सीमेंट इनको बाइंड कर लेता है। जो दूसरी प्रॉपर्टीज थी वो स्ट्रेंथ थी, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है बेसिकली जो इनट मटेरियल है हमारे पास, सैंड और एग्रीगेट, इनके दरमियान जो स्पेस आ जाता है, सीमेंट बेसिकली इनमें एक ऐसे समझ लो एक फोर्स वगैरह क्रिएट कर लेता है, बाइंड कर लेता है, जो बाकी तो मटेरियल है इसमें वाइड्स वगैरह ना हो। क्योंकि जब आपस में प्रॉपर तरीके से इनकी कंसोलिडेशन हो जाती है, सीमेंट भी यूनिफॉर्मली मिक्सचर मिक्स हो इसमें सैंड और एग्रीगेट के दरमियान, तो इसमें जो है स्ट्रेंथ वगैरह आ जाती है। तो जो तीसरा चीज़ हमने डिस्कस की वो है इसकी वर्केबिलिटी,
क्योंकि हम किसी चीज़ को हम अगर हमने बीम या स्लेब बनाना है प्लास्टिक स्टेट में इनको कंक्रीट वगैरह पे अगर इसको डिस्कस करना है तो वो बेसिकली इसमें हम शेप वगैरह में कोई बना नहीं सकते इनका जब तक इसमें सीमेंट वगैरह ना हो। सीमेंट इसमें वर्केबिलिटी वगैरह रोल अदा करते हैं कि इसको इन दोनों का आपस में एक इत्तेफाक क्रिएट कर लेता है। अच्छा जो चौथा हमारे पास सेक्टर था वो है इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें एक ऐसा मटेरियल नहीं है सीमेंट वगैरह के वो किसी एक इलाके में है या किसी एक जोग्राफिक में पाया जाता है तो वो वाइडली अवेलेबल है हर जगह अवेलेबल है। तो एक लो कास्ट या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो सीमेंट है वो एक इजीली अवेलेबल मटेरियल है किसी भी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट है वो भी हमने डिस्कस कर दी बेसिकली। जो सबसे पहला था वो केमिकल अटैक था कि वो केमिकल अटैक को कैसे इनको मिनिमाइज कर लेता है। जो दूसरा इसमें था वेदरिंग का था। फिर जो तीसरा आ गया इसमें इम्परमेबिलिटी का था और आखिरी वाला जो था इसमें सल्फेट अटैक वगैरह जो था इसको हमने ब्रीफली काफ़ी डिस्कस किया है कि जो मेरीन एनवायरनमेंट वगैरह में हमारे पास जो इश्यूज आ जाते हैं वो ग्रेड के ऊपर हो या ग्रेड के नीचे हो इसमें सीमेंट का बड़ा रोल है। अच्छा जो आखिरी जो 6 पॉइंट है वो इफेक्ट सेटिंग टाइम बाजू का जो हमें लोकेशन ऐसी जगह पे होती है कि जहाँ पे प्लांट लगाना मिक्सचर या मिक्सचर प्लांट लगाना बड़ा मुश्किल होता है तो दूर लगा होता है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि जो सीमेंट की सेटिंग टाइम है वो कुछ सिचुएशन में हम ये कर लेते हैं कि इनको इंक्रीज कर लेते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ में हमें जल्दी होती है तो इसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा जो इसके अलावा इनकी एक और पॉइंट है वो है इनकी अ, क्या नाम है मैं इनको अगर आप इसको ऐसे समझ लो बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट अगर आप समझ सकते हैं क्योंकि पुराने टाइम पे हम जो बिल्डिंग वगैरह बनती थी तो बड़े मोटी दीवार वालों की होती थी। तो जो सीमेंट के इंट्रोडक्शन से हमारे पास जो है वो एक फाउंडेशन मिला है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो इसमें बिल्डिंग हो रोड हो कैनाल हो जितनी भी जो कंक्रीट से वगैरह इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह बन जाती है तो इसमें काफ़ी इनोवेशन आ गया है और इसका ऐसे दूसरे अल्फाज में हम इसको हाई राइज बिल्डिंग वगैरह या अपने हिसाब से इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से इनको बेस्ट या प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको यूटिलाइज कर ले तो हाई बिल्डिंग भी बन सकता है अच्छी चीज़ें बन सकती है। अच्छा जो एक और प्रॉपर्टी है इनका वर्सेटिलिटी वर्सेटिलिटी ये है कि इनकी जो अच्छी बात है वो ये है कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें नॉर्मल कंक्रीट की या नॉर्मल सीमेंट की ज़रूरत होती है हम नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं। और कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि इसमें हम नॉर्मल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कुछ केमिकल समझ लो या कोई ऐसे साल्ट वगैरह पाए जाता है जो कि हम नॉर्मल सीमेंट के लिए फिजिबल नहीं है। तो वहाँ पे हम एक स्पेशल कंक्रीट की जो सीमेंट टाइप है उसको मॉडिफाई करवा के उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। और कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हमारे कुछ और भी जो सीमेंट के डिफरेंट टाइप हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो इन शॉर्ट वर्ड हम ये वर्सेटिलिटी ये है कि इसको हम अपने एनवायरनमेंट या स्ट्रक्चरों के जो बिहेवियर है या जो ग्राउंड कंडीशन है उसी हिसाब से हम मॉडिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमने बिल्डिंग कोड है पाकिस्तान उसी के रेफरेंस से हमने इनको थोड़ा जो डिफरेंट पॉइंट है उनको भी स्टडी करवाया। सारी चीज़ें डिटेल से तो एक्सप्लेन नहीं की। बाकी जो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी जो साइट इंजीनियर है या टेक्नीशियन है या सिविल इंजीनियर है वो बिल्कुल इनको एक्सप्लोर कर ले खुद भी एक्सप्लोर कर ले इंटरेस्ट के साथ। ये इजीली अवेलेबल है पीसी के वेबसाइट पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको एक फ्रंट पेज का तस्वीर दी है ये बिल्डिंग कोड ऑफ जो मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के साथ रिलेटेड है बेसिकली स्पेसिफिकली में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनके स्पेसिफिकेशन है। कुछ अपने भी लिमिट रखे हैं कुछ दूसरे जो एस टी एम स्टैंडर्ड या एसीआई गाइडलाइन है उसमें भी उसने रेफरेंस दी है। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह के काफ़ी हद तक तो काफ़ी चीज़ें मालूम हो चुकी होगी। तो आखिर में मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर लें और मैं भी इंशाल्लाह के जितनी भी जो इनमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज हुई है इनके ऊपर हम अलग इंशाल्लाह के सेशन कर देंगे।
और आखिर में रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले।